तो फाइनली पंजाब हुकूमत ने बाकायदा अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और पंजाब के अंदर कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए बाकायदा ऑर्डीनेंस नाफज कर दिया गया है। और इससे पहले भी मुतअद्दिद बार मैं ये स्टोरीज़ आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो आज का मकसद ये है कि अब जब एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे तो आपने चंद एक ऐसी चीज़ें हैं आपने वो गलतियाँ नहीं करनी, उस पर आज बात करेंगे क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो है वो इंग्लिश में है और हमारे बेशतर अफराद क्योंकि हम उर्दू स्पीकिंग है तो बेशतर अफराद नहीं जानते, उसको पढ़ना नहीं जानते, तो उनकी रहनुमाई के लिए मैंने इसको बाकायदा उर्दू के अंदर इसका तर्जमा किया है और तर्जमा करके जो जो चीज़ें इसके अंदर ऐड है, जो चीज़ें ऐड नहीं की गई और किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है कि आप जब एप्लीकेशन डीसी ऑफिस में लेके जाएं तो उस पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इस कानून को जो ऑर्डिनेंस है, इसका नोटिफिकेशन है, इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया। तो सबसे पहले इसकी हर पेज वाइज जो क्योंकि 8 सफ़ात पर ये नोटिफिकेशन था तो इसके हर पेज का मैंने उर्दू तर्जमा और उसकी तशरीह मैं आपको करके बताऊंगा। तो जल्द अज जल्द कोशिश करूंगा कि इसको वाइंड अप करें। अब इसमें सबसे पहले तो ये है कि कौन सी जायदाद या केस इस कानून के दायरे इख्तियार में नहीं होगा, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 नाफज हो गया है। ये एक कानून है जिसका मकसद पंजाब में ज़मीन, मकान या दुकान जैसी गैर मनकूला जायदाद के जायज़ मालकान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना। यानी अगर कोई शख्स आपकी मलकियत पर नाजायज़ कब्ज़ा करे तो आप उसको इस ऑर्डिनेंस के तहत फ़ौरी कानूनी मदद हासिल कर सकते हैं। तशरीह इसकी जैसे कि पहले ऐसे केसों में होता था, जैसे वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि एक लंबी लाइन होती थी, लंबी तादाद होती थी कि केस आपका हल नहीं होता, अदालत में इल्तवा का शिकार रहता है। तो अब इस कानून के तहत वो चीज़ें नहीं होगी। इस कानून के तहत आपका केस जल्द अज जल्द सुना जाएगा और आपको इंसाफ दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका जो पेज है नोटिफिकेशन का सफ़ा नंबर 2, इसमें तारीफ इसमें यह बताई गई इसके ये पंजाब हुकूमत का एक नया ऑर्डिनेंस के तहत एक नोटिफिकेशन है, उसका कानून है और इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी से मुराद जो वो कमेटी होगी जो कि पंजाब हुकूमत की तरफ से कायम की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर इसका कन्वीनियर होगा और हुकूमत से मुराद पंजाब हुकूमत गैर मनकूला जायदाद। अब इसमें गैर मनकूला जायदाद में क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं? ज़मीन, अमारत और वो चीज़ें जो ज़मीन से मुस्तकिल तौर पर जुड़ी हों, और जो इसमें शामिल नहीं है उनमें फसलें या दरख्त जो अभी ज़मीन से अलग नहीं किए गए, यानी कि आपने हार्वेस्टिंग नहीं की, मुस्तकबिल में पैदा होने वाले फल, ऐसी मशीनरी जो ज़मीन से जुदा की जा सके, और ये चीज़ें जो है वो इसमें शामिल नहीं हैं। अब रुकन से मुराद ट्रिब्यूनल का मेंबर, और इसमें जो कंपनीज़ के हवाले से कुछ लिखा गया है कि कंपनी, सोसाइटी और अदारे भी इसके अंदर शामिल होंगे। उसकी आगे मैं तशरीह आपको करके बताऊंगा कि ये तरीफ़े इसलिए दी गई ताकि बाद में कानून की हर शिक में अल्फाज जो है मफहूम वो वाज़ह रहे। अब इसका सफ़ा नंबर 3 है, उसकी अब तशरीह कर लेते हैं। अब इसमें यह भी है कि जो शख्स किसी दूसरे की जायदाद के हवाले से, अब जो कब्ज़ा के ऊपर है, किस तरह से कब्ज़ा, किस तरह से इलीगल पोसेशन किया जाता है, जो शख्स किसी दूसरे की जायदाद के ऊपर धोखेदही, धौंस, जालसाजी या ज़बरदस्ती से कब्ज़ा करे वो मुजरम है। सज़ा 10 साल, कम से कम 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना जो है वो 10 लाख रुपए होगा। और अगर कोई शख्स मदद भी करेगा कब्ज़ा माफिया की तो वो भी इसकी गिरफ्त में आएगा। अब इसमें मिसाल दी गई कि गैर कानूनी ज़मीन फ़रोख्त करे या अलाट करे, लोगों को उकसाने या तमीर करने में मदद दे, नाजायज़ तमीर या कब्ज़ा बरकरार रखने के लिए किसी को साथ मिलाए, तो उसकी सज़ा कम अज़ कम 1 साल कैद होगी और जुर्माना 10 लाख रुपए तक होगा। यानी कि जो कब्ज़ा माफिया की मदद भी करेगा। अब इसकी तशरीह इस तरह सिंपल जो सादा अल्फाज में वो ये है कि कब्ज़ा माफिया के सहूलतकार भी बराबर के मुजरम हैं, और चाहे वो बेचने वाला हो, रजिस्ट्री करने वाला हो या जाली मालक बनने वाला, सबको सज़ा हो सकती है इस नोटिफिकेशन के मुताबिक। अब नोटिफिकेशन का सफ़ा नंबर 4, जिसमें कंपनियों के जराइम और शिकायत का अंदराज जो है वो लिखा हुआ है, वो ये कहता है कि अगर कोई जुर्म किसी कंपनी या सोसाइटी के ज़रिए किया गया हो, या तो उस कंपनी का सरबराह हो, मैनेजर, दोनों ज़िम्मेदार होंगे। यानी कि कोई सोसाइटी, कोई कंपनी कब्ज़ा करने में इन्वॉल्व है तो वो भी इसके अंदर मुजरम होंगे। अलबत्ता अगर वो ये साबित कर दें कि उन्होंने जुर्म रोकने की कोशिश की थी तो वो बरी हो सकते हैं। अब इसकी सिंपल सी सादा सी तशरीह ये है कि उनके पास अगर वो ये कहें कि उन्होंने इस मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं दी और उनके पास सबूत हो तो वो इसमें बरी हो सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि शिकायत का अंदराज कैसे करेंगे, वो मैं पहले भी अपने वीलॉग में जो है वो स्टोरीज़ में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो जो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं आपको वो चीज़ें जो है गाइड करूँगा कि जायदाद का असल मालिक या उसका कानूनी नुमाइंदा शिकायत दायर करेगा डीसी ऑफिस के पास। अब डिप्टी कमिश्नर के नाम दरख्वास्त जो है वो लिखी जाएगी और दरख्वास्त के साथ जायदाद की तफसील और मलकियत के सबूत ज़रूरी होंगे।
अब इसकी तशरीह कर दूँ, इसमें यह है कि आपने जो भी दरख्वास्त दायर करनी वो DC अपने मुतलका डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, जहाँ पर विंग बना दिया जाएगा, वहाँ आपने ये एप्लीकेशन जो है वो दायर करनी है और आपको अदालत नहीं जाना। सबसे पहले ज़िला की कार्रवाई का आगाज़ जो है वो यहाँ से होगा, यानी कि इसके बाद अगर DC नहीं कर पाता इस पर कोई काम, तो जो ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा वो फिर इस पर काम करेगा। अब बात करते हैं सफ़ा नंबर 5 में, वहाँ पे नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ है कि तनाज़ा हल करने वाली कमेटी क्या होगी। इसमें कमेटी में शामिल होंगे डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर यानी कि पुलिस के 2 नुमाइंदे शामिल होंगे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, हुकूमत का एक नुमाइंदा अफसर, वो इस कमेटी में शामिल होंगे। उनके इख्तियारात क्या होंगे? इख्तियारात उनके पास ये हैं इस नोटिफिकेशन के मुताबिक: रिकॉर्ड मंगवाना, गवाह बुलवाना, मुआयना करना, अबूरी अहकामात देना, मसलन प्रॉपर्टी सील करना, करप्शन या मिली भगत की रिपोर्ट हुकूमत को देना, 90 दिन में फैसला देना, ये इनके इख्तियारात हैं। और उसके बाद है सफ़ा 6, ट्रिब्यूनल का क्या? हुकूमत हर जिला में कम से कम एक ट्रिब्यूनल कायम करेगी। उसका सरबराह लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सिफारिश से मुकर्रर होगा। मेंबरान की मुद्दत 3 साल होगी। ट्रिब्यूनल के पास सिविल और सेशन कोर्ट दोनों के इख्तियारात होंगे। और इसके बाद सफ़ा 7, कार्रवाई और सज़ा। ट्रिब्यूनल रोज़ाना की बुनियाद पर केस जो है वो सुनेगा और उसको भी 90 दिन के अंदर फैसला देना होगा। और अगर नाजायज़ काबिज़ ने फ़ायदा उठाया हो, मसलन किराया या नफ़ा, तो वो मालिक को मुआवजा देगा, वसूल भी किया जा सकेगा। लैंड रेवेन्यू के मुताबिक, जो एक नोटिफिकेशन के मुताबिक वहाँ के मुतल्लिक़ा अज़ला में एक टैक्स है या फ़ीस है, वो उनसे हासिल की जाएगी, वो जुर्माना उसको अदा करना पड़ेगा। अब उसके बाद है सफ़ा नंबर 9। अब इसमें एक और चीज़ आपको बता दूं कि कब्ज़ा वापस लेने के साथ साथ माली नुकसान की तलाफ़ी जो है वो मुमकिन होगी जिसने आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, और उसमें कब्ज़ा अपील और मुंतकिली पर पाबंदी होगी। ट्रिब्यूनल पुलिस के ज़रिए कब्ज़ा वापस दिलवा सकेगा। फ़ैसले के ख़िलाफ़ 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट में अपील हो सकेगी। अगर किसी ने आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया और वो कहता है कि उसके पास भी दस्तावेज़ात है, तो वो उसको भी हक़ दिया गया है कि वो हाई कोर्ट में जाएगा, वो अपील कर सकेगा। स्टे ऑर्डर कोई नहीं अदालत दे सकती। जब ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया तो उसके ऊपर स्टे ऑर्डर नहीं होगा। जिस जायदाद का केस चल रहा हो वो बीची या मुंतकिल नहीं की जा सकती जिसका केस चल रहा होगा। तो इसके बाद कब्ज़ा वापस करने का हुक्म जो है वो फौरी नाफज होगा और अदालत इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। अब इसकी इख्तितामी शिकें, सफ़ा नंबर 9। अगर कब्ज़ा करने वाला ख़ुद जायदाद वापस कर दे तो मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत ट्रिब्यूनल के लिए अमला और वकील मुकर्रर करेगी। किसी रुकन के ख़िलाफ़ नेक नीयत से किए गए अमल पर मुकदमा नहीं बनेगा, यानी कि जो ट्रिब्यूनल के लोग हैं उनके ऊपर आप मुकदमा नहीं कर सकते उनकी नीयत के ऊपर। तो हुकूमत ज़रूरत के मुताबिक कवायद जो है वो बना सकती है। ये भी इसके अंदर एक चीज़ें जो है वो शामिल की गई। इसकी अगर तशरीह की जाए तो ये शिकें इंतज़ामी नोयत की हैं ताकि कानून मौसर तौर पर नाफज किया जा सके। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ के हिस्सा, इसका दूसरा हिस्सा जिसकी मैंने आपको बाकायदा एक अलग से इसकी तशरीह की है और जो इस नोटिफिकेशन में है। शहरी दरख्वास्त देते वक्त किन बातों का ख्याल रखें। अब आपने जब दरख्वास्त देनी है तो आपने DC ऑफिस में दरख्वास्त जमा करवानी है और दरख्वास्त तहरीरी हो और जायदाद की मुकम्मल तफसील दें, पता, खाता नंबर, हदबंदी, ये चीज़ें शामिल हों। मलकियत के पक्के सबूत आपने साथ अटैच करने, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्द होगी, रजिस्ट्री होगी और इंतकाल। अगर गवाह मौजूद हों तो उनके नाम और राब्ते लाजमी लिखें, ये लाजमी लिखने आपने। कब्ज़ा या तनाज़े की तारीख़ वाज़ह तौर पर लिखनी है। ऐसी गलतियाँ जो दरख्वास्त मुस्तरद करवा सकती हैं उनसे आपने बचना है। अब जाली या अधूरी दस्तावेज़ात ना लगाइएगा, इससे आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। और ज़ुबानी दावा कोई नहीं करना आपने। गलत या गैर मुतल्लका अफराद को फ़रीक मत बनाइए। अगर केस पहले अदालत में चल रहा हो तो कमेटी उसे नहीं सुनेगी, ये बात जहन में रख लें। और अगर जायदाद वरासत में तकसीम नहीं हो तो पहले तकसीम नामा जो है वो बनवाना आपके लिए लाजमी होगा। अब आते हैं इसका हिस्सा 3 जो कि आखिरी है। ये कानून किन प्रॉपर्टी या केसेस पर लागू नहीं होता। इसमें ऑनरशिप के झगड़े या कानून से जो रेंट किराएदारी के मामलात हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे। वरासती तनाज़ात जो है अगर जायदाद अभी तकसीम नहीं हुई या वर्सा में इख्तलाफ है तो पहले वो वरासती डिग्री आपको लेनी पड़ेगी। वो केस जो अदालत में पहले से ज़ेर समाअत हो उन्हें कमेटी या ट्रिब्यूनल जो है वो दोबारा नहीं सुन सकता। तो इसमें कर्ज, माली लेन देन या पार्टनरशिप तनाज़ात ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहलाते, ये इस नोटिफिकेशन के मुताबिक बताया गया। तो ये इस नोटिफिकेशन की तशरीह थी जो कि आपको समझाना लाजमी था। तो इस पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो दायर करनी है। अब बात है कि कब आप एप्लीकेशन दायर करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 30 दिन का टाइम दिया गया तमाम अज़ला के डिप्टी कमिश्नर को। वो 30 दिन के अंदर की तैयारी करेंगे, कमेटियाँ बनाएंगे। कमेटियाँ बनाने के बाद बाकायदा एक विंग बना दिया जाएगा डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, वहाँ आपने जाके ये दरख्वास्त दायर करनी है। शुक्रिया।